हाँ तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे भारत का संविधान। वैसे तो देखते हैं कि भारत के संविधान में टोटल 495 आर्टिकल्स हैं, लेकिन आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं भारतीय संविधान के वे मौलिक अधिकार जो आपके लिए जरूरी है। न तो ये आपसे कोई गवर्नमेंट छीन सकती है, न ही कोई कानून। ये मतलब अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको ये 12 से लेकर 35 आर्टिकल तो आपको मुंह पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने ओनली फॉर आपके लिए बनाए हैं, आपकी सुरक्षा और सम्मान और आपकी सेफ्टी के लिए सरकार ने भारतीय संविधान के अंदर भाग संख्या 3। सबसे पहले देखते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में आज हम पढ़ेंगे भाग संख्या 3। मैं सीधा भाग संख्या 3 से एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाग संख्या 3, भाग संख्या 3 के अंदर आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो भी आर्टिकल आते हैं वो भाग संख्या 3 में आते हैं। उनको अपन बोलते हैं मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स यानी पहला शब्द है नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है ये अपन को प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ने खुद हमें ये अधिकार दिए हैं कि जैसे स्वतंत्रता का अधिकार सरकार ने खुद दिया, यानी ये हमारे लिए प्राकृतिक रूप से जरूरी है। अगर सरकार मौलिक अधिकार न बनाती, जैसे किसी आदमी को जेल हो जाती, वो कानून यानी जेल के अंदर चला जाता है, जैसे ही जेल के अंदर जाता है उसके मौलिक अधिकार उससे क्या कर लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं। तो उस व्यक्ति की जिंदगी कैसी हो जाती, नरक के जैसी बन जाती। अगर गवर्नमेंट अपन से ये मौलिक अधिकार छीन ले तो अपनी जिंदगी कैसी बन जाएगी, एक नरक के जैसी बन जाएगी। इसीलिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो अपने लिए बहुत जरूरी है। आज मैं उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। प्रत्येक आर्टिकल को एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नैसर्गिक है। नैसर्गिक का मैंने बता दिया, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब है ये सरकार के द्वारा अपन को मिले हुए हैं, मतलब सरकार ने खुद अपन को दिए हैं। अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसको ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। न तो पब्लिक छीन सकती है, न गवर्नमेंट छीन सकती है। यानी जो भी मौलिक अधिकार होते हैं ना, वो एक आम नागरिक के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उसकी जिंदगी को और आसान बनाए जाते हैं। जिसके लिए क्या बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा मौलिक अधिकार बनाए जाते हैं। यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, उनको न तो आपसे कोई पब्लिक छीन सकती है, न तो आपका पड़ोसी छीन सकता है, और न ही देश की कोई सी भी कानून है ना, भारतीय सरकार वो आपसे छीन सकती है, नहीं राजस्थान सरकार आपसे छीन सकती कानून। ये कहां से लिए गए? जो भारत का जो संविधान है ना, वो बहुत देशों से जोड़ भीमराव अंबेडकर ने बहुत देशों की स्टडी की, बहुत देशों के संविधान को पढ़ा, और वहां के संविधानों को पढ़ के प्रत्येक जो भारत के जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सब अलग अलग देश से लाए गए। तो अपन के जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये अपन को यूएसए से लाए गए हैं, यूएसए से लाए गए। अब निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। निलंबित की बात का मतलब क्या होता है, प्रतिबंधित करना। मतलब निलंबित करना यानी कुछ दिन के लिए इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि देश के अंदर कोई कर्फ्यू लग गया, उस समय कोई बच्चे हैं, मान लो कि चीन वाले भारत पे आक्रमण करना चाह रहे हैं, उस समय देश के बच्चे क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, हमें नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो उस समय जो राष्ट्रपति है ना, ये अपने मौलिक अधिकार को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन अपन से छीन नहीं सकता है। प्रतिबंधित यानी कोई कानून है जिसे गलत बना हुआ था, जैसे 3 तलाक का कानून था, वो एक गलत कानून था, तो संसद ने क्या किया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। रक्षक का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपके किसी भी मौलिक अधिकार की अगर पालना नहीं हो रही है, कोई मौलिक अधिकार है उसका आपका पालन नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। इस मौलिक अधिकारों के तहत सीधे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। वाद योग का मतलब होता है कि ये अधिकार संविधान की संसद के अंदर वाद विवाद योग्य है, यानी इसके थ्रू आप सरकार से बातचीत कर सकते हो। यानी ये सब अधिकार कैसे है, वाद विवाद योग्य है। ये आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि भारत के अपन को मौलिक अधिकार कितने जरूरी है। सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल नंबर 12 में स्टूडेंट क्या दे रखा है, परिभाषा। परिभाषा यानी किसी स्टेट की परिभाषा। स्टेट की परिभाषा यानी गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे क्या हो रही हो, उसका कानून छिन रहा हो। गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे किसी आम नागरिक का कानून क्या हो रहा हो, वो उसे छीन रहा हो। यानी इसीलिए इसमें क्या की थी, स्टेट की परिभाषा। अब स्टेट की परिभाषा यानी राज्य। राज्य का मतलब यहाँ कोई महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के नाम से नहीं है। यानी स्टेट के अंदर तीनों गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीनों आ गए। यानी लोगों के ऊपर कानून बनाकर दबाव रखना भी जरूरी है, वरना लोग बेकाबू हो जाते हैं। जिस तरह आपको बेल को देखा होगा, जब बेल को खेत में जोता जाता है ना, तो उसके नथ बनाई जाती है, मतलब रस्सी बनाई जाती है जो नाक के अंदर से डाल के निकाली जाती है। यानी कंट्रोल करना जरूरी है। इसी लोगों को भी काबू में करना क्या है, जरूरी। तो लोगों को काबू करने के लिए भारतीय संविधान ने क्या बनाए हैं, मौलिक अधिकार, जो सरकार ने अपन को प्रदान किए हैं। यानी आर्टिकल नंबर 12, जिसके अंदर सबसे पहला आर्टिकल आता है 12। 12 के अंदर कुछ याद नहीं रखना है। 12 के अंदर परिभाषा दे रखी है कि एक राज्य क्या है।
उसमें एग्जाम में आ सकता है राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 के अनुसार। यहाँ कोई पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात की बात नहीं हो रही। यहाँ पर एक ही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों मिलाकर क्या है, राज्य के अंदर है। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड आता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का मतलब होता है आपके घर पे बिजली का बिल यानी बिजली का मीटर लगा हुआ, वो जो बिजली का मीटर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, क्योंकि वरना तो कोई भी उसको तोड़ के फेंक देगा। अगर कानून नहीं बने हुए तो कोई बिजली का बिल भरेगा नहीं भरेगा। जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। जैसे रेलवे होता है, रेलवे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इंडियन आर्मी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। यानी इस आर्टिकल नंबर 12 में एक ही चीज एक्सप्लेन कर रखी है कि स्टेट का मतलब सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों को ये कानून मान्य होंगे। और तीनों गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे किसी आम नागरिक को क्या हो, तकलीफ हो। बस आर्टिकल नंबर 12 में यही बात आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रिक बोर्ड और NONSGS, ये बस, ये आपका आर्टिकल नंबर 12 क्या होता हुआ, खत्म होता हुआ। हाँ तो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। 12 में यही दे रखा है, स्टेट की परिभाषा, स्टेट के अंदर लोकल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तीनों आते हैं। अब समझते हैं आर्टिकल नंबर 13। 13 क्या कहते हैं? 13 का मतलब होता है अल्पीकरण। अल्पीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है डेरोगेशन। यानी अल्पीकरण के अंदर आता है डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब क्या होता है? असंगत। यानी इसमें एक ही बात समझाता है अल्पीकरण का मतलब, अपन के मौलिक अधिकार से दूसरों को हानि नहीं होना चाहिए। अगर अपन के मौलिक अधिकार से दूसरों को हानि हुई तो वह अपना मौलिक अधिकार गवर्नमेंट द्वारा अपन से छीन लिया जाएगा। जैसे एक बात मानिए, ये कोई रास्ता है, ये कोई रास्ता जा रहा है, ये कॉमन सबके आम लोग के जाने का रास्ता है। ये मान लीजिए आपका यहाँ पर क्या है, घर है, ये आप यहाँ मकान बनवाना चाहते हो और आप इस रास्ते के अंदर किसी मतलब रेती का ट्रिप डलवा दिया, जिससे ये रास्ता क्या हो गया, जाम हो गया, और यहां से आम लोगों का आना जाना क्या हो गया, बंद हो गया। तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार से आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ नहीं हुआ? आपका मौलिक अधिकार है, जो भी सार्वजनिक रास्ता है उस पर आप जा सकते हो, यानी सार्वजनिक रास्ते पे आपका अधिकार है। तो इसके रेती के ट्रिप डलाने से ये रास्ता बंद हो गया, जिससे सार्वजनिक लोगों को क्या हो रही है, परेशानियां हो रही, जिसके कारण फिर इस अधिकार को लाया गया 13 को, यानी असंगत, यानी अल्पीकरण। अपन के मौलिक अधिकार से अगर किसी दूसरे को नुकसान होता है या दूसरे का मौलिक अधिकार छीन रहा है अपन के मौलिक अधिकार से, तो अपन का मौलिक अधिकार सरकार द्वारा क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। यह आर्टिकल नंबर 13 में थे। लेकिन एक बात और कही है, यानी प्री और पोस्ट। एक बात और किसके अंदर कही है, संविधान के बारे में एक बात और कही है। अपन का जो संविधान बना था ना, अपन अंग्रेजों ने पहले ही अपन पे रूल लागू कर दिए थे। यानी भारत के आजाद होने से पहले जितने भी कानून थे ना, उनमें सरकार कोई छेड़छाड़ी नहीं करेगी। लेकिन किसी भी पर्सनल कानून हो, जैसे ऐसा कोई कानून है जिसे किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, जैसे 3 तलाक का कानून था। 3 तलाक का कानून ने महिलाओं की जिंदगी को नरक बना दिया, जिस कारण भारतीय सरकार ने इस कानून को क्या किया, यहां से हटाया था। सायरा बानू ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया था 3 तलाक के खिलाफ, क्योंकि 3 तलाक एक महिलाओं की जिंदगी को नरक बना रहा था, जिसके कारण इसको ऐड किया गया था। यानी प्री और पोस्ट, यानी जो भी पहले से कानून बने हुए 1937 से पहले, उनमें सरकार यानी छेड़छाड़ कर सकती है, यानी उसको पॉजिटिव वे में, लोगों के पॉजिटिव वे में और कैसा बना सकती है, उनको अच्छा बना सकती है। लेकिन ऐसा कोई कानून भी नहीं बना सकती है सरकार कि जिससे लोगों को नुकसान हो, यानी ये भी संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बस इस 13 में यही याद रखना, अल्पीकरण का मतलब असंगत का मतलब यही होता है कि अपने मौलिक अधिकार से दूसरों को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान होना चाहिए। अपन के मौलिक अधिकार से दूसरों को नुकसान हो रहा है तो मतलब अपना मौलिक अधिकार अपना मौलिक अधिकार सरकार द्वारा छीन लिया जाएगा। और प्री और पोस्ट, इसका कंसेप्ट यही है कि भारतीय संविधान मतलब भारतीय सरकार संविधान को और अधिक अच्छा बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों में छेड़खानी कर सकती, लेकिन लोगों की दृष्टि में वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में। इसीलिए संविधान के लिए किसी शायर ने एक बहुत बढ़िया बात कही है, तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूं, कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना, मैं भारत का संविधान हूं। ये भारत का संविधान उन नेताओं को ये देश बेचने से रोकता है। मतलब वो संविधान बनाने वाले ईमानदार थे, लेकिन आज के देश चलाने वाले लोग ईमानदार नहीं है। आज के नेता जो सब अनपढ़ आते हैं, उन्हें ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जो उस संविधान को क्या दे सके, टक्कर दे सके। मतलब उस समय का संविधान अभी तक चल रहा है, एक भी करेक्शन नहीं हो पाया। मतलब करेक्शन वो तो
कुछ आर्टिकल संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन जो संविधान भीमराव अंबेडकर बना के गए ना, उस संविधान को अभी तक भारतीय सरकार कभी फेरबदल नहीं कर पाई। तो आर्टिकल 13 आपका कंप्लीट हो गया अल्पीकरण। आर्टिकल नंबर 14 समझना। 14 में क्या लिख रखा है? कानून के समक्ष समानता, एक कानून के समान संरक्षण। पहली लाइन ये यूनाइटेड किंगडम में चलती, कानून के समक्ष समानता। यानी फिर इस आर्टिकल नंबर 14 पे भी बहुत सारी बेस हुई थी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर के बीच में। यानी राजेंद्र प्रसाद इसको मानते थे कानून के समक्ष समानता, और भीमराव अंबेडकर थे वो कानून के समान संरक्षण। अब ये दोनों शब्द अलग अलग है। कानून के समक्ष समानता, यानी समक्ष समानता का मतलब होता है कि जैसे किसी बच्चे ने अपराध किया, एक 5 साल का बच्चा अपराध करे, एक 25 साल का बच्चा अपराध करे, तो दोनों का है अपराध, लेकिन दोनों को सजा कैसी मिलनी चाहिए? इस फर्स्ट वाले के स्वरूप तो कानून के समक्ष समानता, यानी जैसे 25 साल के लड़के को भी अगर 5 साल की सजा मिली है, तो 5 साल के लड़कों को भी 5 साल की सजा मिलनी चाहिए। कानून के समक्ष समानता हो गई। लेकिन इसके अंदर क्या है? कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण का मतलब होता है कि लोगों को उनको जो सजा दी जाए ना, उनके क्लासिफिकेशन के आधार पर, यानी उनकी मतलब एज के हिसाब से उनको सजा दी जाए कि किस एज के बच्चे को कैसी सजा दी जानी चाहिए। ये यूएसए में लिया गया था। आप जानते हो राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन पे कभी भी फांसी की सजा नहीं लग सकती। ये मर्डर भी कर देना तो भी ये छूट सकते हैं, क्योंकि इनको क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 72 का यूज कर सकता है और राज्यपाल 161 का यूज कर सकता है। लेकिन इन पे कभी फौजदारी मुकदमे नहीं चलते, इन पे ओनली फॉर दीवानी मुकदमे चलते हैं। लेकिन संविधान वालों ने इसका भी तोड़ निकाल के गए थे। क्या पता राष्ट्रपति राज्यपाल हमेशा मर्डर करते रहे? जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर है, तब तक ये इन पर मतलब फौजदारी मुकदमा नहीं चल सकता। जैसे ये पद से बर्खास्त हुए, इन पर फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। दीवानी मुकदमा तो पहले ही चल रहा था, यानी फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। यानी कानून के समक्ष समानता का मतलब एक ही है कि मतलब लोगों को समान सजा दी जाए, भले एज कैसी भी हो, भले 5 साल का बच्चा हो या 25 साल का आदमी हो, मतलब लड़का हो, समान उनको क्या दी जाए? सजा दी जाए। ये यूके में चलता है। और भारत में तो कानून के समान संरक्षण। समान संरक्षण का मतलब यही है कि कानून के नजरों में है सभी समान। अपराध दोनों ने किया है, 5 साल के बच्चे ने, 20 साल के बच्चे ने, लेकिन उनको सजा उनकी एज के अनुसार दी जाएगी। तो कानून के समान संरक्षण आप समझ गए हो कि भारत में 80% फॉलो यही होता है। ये यूएसए में ये कानून लागू है। और यूके में कौन सा है? कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल नंबर 12 कंप्लीट करवा दिया मैंने, जिसके अंदर दे रखी है संविधान की परिभाषा, यानी परिभाषा के अंदर स्टेट को समझा रखा है। और आर्टिकल नंबर 13 अल्पीकरण, अपने मौलिक अधिकार से दूसरों को हानि हुई तो अपना मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। और आर्टिकल नंबर 14 में एक ही बात बता रखी है कि कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण है, न कि कानून के समक्ष समानता। ये दोनों लाइनें सेम है, लेकिन ये यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। कानून के समान संरक्षण होना चाहिए हमेशा। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को कभी भी फांसी की सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो समाधान शक्ति आर्टिकल नंबर 72 तो यूज करता है राष्ट्रपति, और आर्टिकल नंबर 161 यूज कर सकता है राज्यपाल। उन पर फौजदारी मुकदमे ही नहीं चलते, ओनली फॉर दीवानी मुकदमे चल सकते हैं। बस ये आपके आर्टिकल नंबर 12, 13 और 14 कंप्लीट होते हुए।